शबर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शबर साहब, असद उमर, हफीज़ शेख और अब एक तीसरा नाम प्रोबेबली अहमद अजहर, क्या वजह बनी इन तीनों की दोनों की नाकामी की? तीसरे तो अभी चार्ज संभाल लेंगे। देखिए, वजह ये बनी कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है ना जी, ये सिर्फ फाइनेंस की मैनेजरी कर रही है। मीन्स कैश की कि कितना पैसा आया और कितने पैसे खर्च हुए। इनके पास पॉलिसी साइड पर कोई प्रोग्राम नहीं है, इनके पास नहीं, बल्कि बहुत अरसे से नहीं है। प्रॉब्लम जो आती है नदीम साहब, वो ये आती है कि आपके पास स्पेस नहीं है और पॉलिटिकल एंड्योरेंस नहीं है कि आप बड़े फैसले करने के बाद उस पे स्टिक करके उसको इम्प्लीमेंट कराएं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूँ। जब आप मुझे 5,500 के साथ लाए, तो मैंने कहा कि मुझे सेल टैक्स के अंदर आइडेंटिटी कार्ड की शर्त को लगाने दें, मैं दुकानदारों के साथ हैंडल करना चाहता हूँ। मगर आप मतलब सब लोगों ने कहा कि नहीं, आप दुकानदारों को हैंडल नहीं करें। मैंने जब तो मेरा मकसद है, मैं इस मिसाल इसलिए दी मैंने, आपके पास या तो करेक्शन का एंड्योरेंस है या ग्रोथ का एंड्योरेंस है। हमारी जो ग्रोथ और करेक्शन का एंड्योरेंस है वो आपस में मिल गया है और एक हमें कुछ तल्ख फैसले करने पड़ेंगे, वो हम करने को शायद तैयार नहीं है। उस वजह से ये प्रॉब्लम आती रहेगी। और बुनियादी मसला, आप चाहे जो मर्जी कहें, बुनियादी मसला पाकिस्तान में टैक्स का ही है और लैक ऑफ रिसोर्सेज का है, नॉन डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का है। फाइनेंस तो आपके लिए शब्बर साहब, क्या इसमें कोई रुकावट थी? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने तो आपको कंप्लीट ओनरशिप दी थी, तो आप फिर क्यों नहीं कर नहीं, पाए? ये देखिए, रुकावट मेरी ये थी ना कि मैंने आपको बता दूं, जब मैंने CNIC की शर्त लगाई थी, तो उसके बाद आपको याद है मौलाना फजल रहमान का धरना होने वाला था और ट्रेडर के साथ हमें एग्रीमेंट करना पड़ा था और हमने POS और रिटेलर के ऊपर हाथ डालना नहीं था। और रुकावट ये थी कि आप बताइए नदीम साहब, क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं आज कि दुकानें 1 हफ्ते के लिए बंद हो जाएं, 2 हफ्ते के लिए बंद हो जाएं? देखिए नदीम साहब, आप एक साइड ऑफ पिक्चर दिखा रहे हैं सिर्फ। आप ये नहीं दिखा रहे कि दुकानदारों ने, जो ट्रेडर माफिया है, इन्होंने किस किस इस पाकिस्तान में किस तरह का चीजें फैलाई हुई हैं। तो या तो आप हमें हाथ डालने की इजाजत दे दें, या फिर आप हमसे कोई जादू का चराग तो नहीं है कि मैं उसको 1 मिनट में वो भी नहीं करने देते और यहाँ भी ये करने देते। इमरान खान भी उसी जगह पे खड़ा है आज जहाँ पे मैं खड़ा हुआ था। कि या तो आप अब उसको ये फैसला करना पड़ेगा कि हम क्या करना चाहते हैं। अगर आप ये कैश इकोनॉमी चलाते रहेंगे तो फिर मैंने 3-4 आर्टिकल लिखे हैं कि महंगाई की वजह ना स्टेट बैंक है, ना इन्फ्लेशन है, कुछ भी नहीं है। जो कैश इतना मार्केट में पड़ा हुआ है और जो आड़तियों ने कैश डाला हुआ है मार्केट में, वो महंगाई कर रहा है। आप उसको महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हमें शब्बर बड़ा साहब, काम प्राइम करने की मिनिस्टर इजाजत ने दें आपकी जी। इन तजावीज़ के बिल्कुल बरखिलाफ और अपने उन स्लोगन्स के भी बरखिलाफ, क्योंकि वो कहते थे कि जब कोई हुकूमत एमनेस्टी देती है तो अपनी करप्शन का पैसा छुपाने की कोशिश करती है। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बहाल नहीं हुई तो इमरान खान के ऊपर कोई फाइनेंशियल करप्शन का एलिगेशन नहीं, मैं 10 दफ़ा दोहराता हूँ, आज फिर दोहरा रहा हूँ, लेकिन उन्हीं इमरान खान ने एज़ प्राइम मिनिस्टर इस वक्त जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जितनी बड़ी एमनेस्टी दी हुई है, नो क्वेश्चन आस्क, जहाँ से मर्जी पैसा ले आओ, कोई सवाल जवाब ही नहीं है। क्या आपको इससे बड़ी एमनेस्टी कभी मिली है? देखिए मेरी बात सुने, ये कंस्ट्रक्शन पैकेज के बारे में भी मैं एमनेस्टी की बात आपका जवाब दे सकता हूँ, मगर आपने इस एमनेस्टी को किस हद तक देखा है? इसमें पैसा आपका रिकॉर्ड पर आ रहा है, ये सेमी एमनेस्टी है। इसमें पैसे को जो पैसा आज बाहर है उसको हम कैश में लेकर अंदर ला रहे हैं। मैं मानता हूँ कि उसके अंदर एक एमनेस्टी है, मगर जो पैसा आज बाहर है वो अंदर आएगा। लेकिन नदीम साहब, बात ये नहीं है। मैं आपको भी देख रहा हूँ, तो 20-22 साल से, हम भी इस फील्ड में 20-22 साल से हैं। मैं आपको एक बात आज कह रहा हूँ, शायद आपको बात समझ अच्छी नहीं लगे या लोगों को अच्छी नहीं लगे। मैं अभी भी समझता हूँ कि इमरान खान ने कोई बड़ी गलती नहीं की है और सिर्फ मसला ये है कि इमरान खान का कम्युनिकेशन ऑन द इकोनॉमिक मैटर इज नॉट व्हाट इट शुड हैव बीन। फॉर एग्जांपल, मैं मिसाल देता हूँ आपको। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का आपने देखा हो, रौला पड़ा हुआ है इस वक्त। आज मेरा आर्टिकल बिजनेस रिकॉर्डर में छपा है। मुझे बताएं कि क्या मसला है स्टेट बैंक बिल के अंदर। आप लोग कहें कि बिक गया, IMF को बिक गया, ये हो गया, मगर आप जो बंदा गौर से पढ़ेगा वो समझ जाएगा कि क्या इशू है। मगर क्या किसी ने गवर्नमेंट साइड से कम्युनिकेशन सही की
नहीं की। मैं अभी भी ये समझता हूँ कि इमरान खान की गवर्नमेंट कोई बड़ी माशी गलती नहीं कर रही, मगर उनकी कम्युनिकेशन और उनकी एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है। शेख साहब का सबसे बड़ा मसला जो मैं उनके साथ काम करता रहा हूँ, वो ये था कि वो कम्युनिकेशन को अवॉइड करते थे। वो उनका पर्सनलाइज था, और जब कम्युनिकेशन को अवॉइड करेंगे तो आपकी सही बात भी गलत समझी जाएगी। मैं आज आपको ये कहने को तैयार हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूँ, मेरी बात सुनिए। टैक्स कंप्लायंस का जो बड़ा इशू है, जब मैं देखूं कि जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए लोग हैं, मेरी एक बात सुन लो प्लीज। जो पाकिस्तान में टैक्स कंप्लायंस का एक बड़ा इशू ये है कि प्लीज जी आप मुझे बताओ कि शुगर डीलरों के ऊपर पाकिस्तान की 70 साल तारीख में किसी बंदे ने FIR करके उनको सामने लाया या नहीं लाया? मैं कह रहा हूँ ये इसमें कुछ नहीं हो सकता है ये छूट जाए, हो सकता है ये लोग छूट जाएं। आप कह रहे हो ना कि सजा देके जाएं, मगर मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो बंदे मार्केट में बैठे हैं, जो मार्केट को समझते हैं, आप उनसे पूछें क्या इस वक्त उन आड़तियों की और उन शुगर डीलरों की और पूरे बाजार की आड़तियों की टांगे नहीं कांप रही कि ये किस तरफ जा रहे हैं? सर ये बहुत बड़ा काम है, आपको उस काम का नतीजा नजर नहीं आ रहा है। और मैं तो ये समझता हूं कि शब्बर साहब एक हिस्से से नहीं, माजरत के साथ मेरा आपसे इख्तलाफ है। आपका एक हिस्सा है कि आपने इंक्वायरी खोली, दूसरा हिस्सा है कि आप प्राइसेस को मैनेज करें, विच यू फेल टू डू फॉर लास्ट 2 ईयर्स। तो ये आपकी मैनेजमेंट नहीं है, ये फेलियर ऑफ मैनेजमेंट है। आप सप्लाईज बीफ अप करते हैं, आप डराने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं पकड़ लूंगा, कीमत 115 पे चली जाएगी तो हुकूमत कहाँ गई? मैं आपकी बात समझने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए, पकड़ना और नहीं पकड़ना वाली बात गलत है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब आप किसी चीज की तह तक पहुंचते हैं ना, तो मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि चीनी के डीलर के बारे में कभी किसी बंदे ने आज तक आड़ती और डीलर के बारे में, मैं कहता हूं पकड़े या नहीं पकड़े अलग बात है, मगर हमने उस चीज को कम से कम आवाम के सामने रख दिया कि यार ये की चीज है, पकड़ना हो सकता है मैं कमजोर इंसान हूं, मैं नहीं पकड़ सकूं, मगर आज कोई भी समझदार और मुहब्बत वतन पाकिस्तानी समझ जाएगा कि पाकिस्तान में चीनी की प्राइस ज्यादा क्यों है और कैसे है। ये अलग बात है कि मैं उसे सही नहीं कर सकूं। मैं तो आपके सवाल जवाब से पहले प्राइम मिनिस्टर के लिए एक मशवरा दिया है कि ये जो इंक्वायरी खोली है इसको अपने दौर में सजाएं दे के क्लोज कर लें, केस खुला ना छोड़ दें जिसको आने वाली हुकूमत किसी और के गले में डाल दे। एक और मेरा सवाल है आपका, मैंने एक इसके ऊपर नोट पढ़ा था, आपसे इसका जवाब चाहूंगा। शब्बर साहब मैं अपना सवाल का जवाब ले लूँ आपसे। आपका एक नोट मैंने पढ़ा था, वो था पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए लोगों की इनकम टैक्स रिटर्न्स के हवाले से। पार्लियामेंट के अंदर जो लोग बैठे हैं इनमें से कोई भी कमज़ोर नहीं है, माली तौर पर बड़े तगड़े लोग हैं। जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं या दूसरी वजारतें संभाल रहे हैं बड़े तगड़े ताकतवर लोग हैं। इनकम टैक्स के मैं इनके नंबर देखता हूं तो शर्म आती है। हमारे दफ्तर के अक्सर जो मजदूर हैं बेचारे, जिनके पास महीने को बाद दूध के पैसे देने के भी पैसे नहीं होते, वो उनसे ज़्यादा इनकम टैक्स अदा करते हैं। इनकम टैक्स, ये क्या वजह है? इसमें आपकी नाकामी नहीं है? आप इन लोगों के ऊपर हाथ नहीं डाल सके? नहीं, मैं आपसे एक सवाल कर लूँ, आपसे उल्टा सवाल करता हूँ। मुझे आप बताएं कि जो PMLN और PPP के बड़े लीडर हैं, जो उनके बड़े करते धरता हैं, उनकी रिटर्न क्या कहती है? मैं आपको ये कह सकता हूं कम से कम वो तो थे चोर डाकू, रोका किसने था? सुन ले मेरी बात। PTI के MNA, सवाल ये है कि स्लोगन ये था कि हमने ये तब्दीली लानी है, तो तब्दीली का अमल का आगाज तो करना था ना। नवाज शरीफ जीरो टैक्स फाइलर थे। नवाज शरीफ जब वजीर आजम बने दूसरे दौर के अंदर, तो वो 0 और 414 रुपए और 0 उनकी इनकम टैक्स की फाइलिंग थी। वही तो आपको अर्ज कर रहा हूँ। देखिए, अगर वो ये कहते कि उनका एग्रीकल्चर थी, मैं मान लेता। वो तो काम करते थे सरिये का, पोल्ट्री का, रियल एस्टेट का और बाकी चीनी का, वो तो सब टैक्सेबल है। तो मैं तो यही तो आपसे समझा रहा हूँ। और मैंने यही बात लिखी थी किसी जगह पर कि पाकिस्तान में जितने MNA बैठे हैं, इनमें सिवाय जहांगीर तरीन के किसी की लिस्टेड कंपनी नहीं है। तो ये तो देखिए ना कि ये हमारा मतलब इसमें फिर सारे शामिल है ना। इसमें फिर PTI, PMLN और पीपल्स पार्टी की तमीज तो खत्म हो गई। पाकिस्तान में जो सबसे अमीर तरीन लोग जाने जाते हैं फैमिली, उसमें शरीफ फैमिली और जरदारी की फैमिली है, तो टैक्स इनकम टैक्स देते नहीं है। अभी की कैबिनेट के नंबर उठा लें। सर मैं कंपैरेटिव बना रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ कंपैरेटिव देखें ना कि PTI और PMLN और PPP में क्या पोजीशन है। कंपैरेटिवली ये बेहतर है। मैं आपको ये अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत अच्छे हैं, मगर उससे कंपैरिजन में ये बहुत बेहतर है।
कम से कम इनका सर वो बहुत कैसे कम कंपैरिजन लोगों आपने का। ड्रॉ किया सर बेहतर थे, क्योंकि इसमें से आधे से ज्यादा लोग तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के वजीर थे, आप कंपैरेटिवली बेहतर कैसे आपने डिक्लेयर कर दिया? सर मैं आपको बताता हूँ ना, इसलिए मेरी कि बात सुने। ये प्रॉब्लम है नहीं, हमारी कि असद उमर हुकूमत के साहब खिलाफ हैं, अली क्वेश्चन जद्दी करते हुए साहब हम हैं। डर जाते हैं। क्या जी? अली जद्दी साहब हैं, असद उमर साहब हैं, आप बताएं। अमार अजहर साहब हैं। तो क्या ये लोग ये एकदम इमरान खान साहब खुद हैं, आप बता दें कौन सा पैसा उनका वाइट नहीं है? मैं देखिए बात अकेले इमरान खान के लिए मैंने कहा है कि वो फाइनेंशियल नहीं, मैं करप्शन में असद उमर इन्वॉल्व की नहीं बात है, कर रहा बाकियों हूँ। सारों के नाम मैं नहीं बात लिए, कर रहा हूँ, बाकियों का की बताएं बात कर रहा इनकम हूँ। टैक्स मैं कितना दे हफीज रहे हैं। शेख की बात कर रहा हूँ। सर मैं हफीज शेख की बात करता हूँ आपके साथ। हफीज शेख का एक पैसा आप रिकॉर्ड पर है, आप उसके 100 इल्जाम लगाएं, मगर हफीज शेख के आप टैक्स के मैटर में कुछ नहीं कह सकते। हफीज शेख पे आप सर 100 वो इल्जाम लगा पाकिस्तान में सकते हैं। टैक्स ही नहीं देते, कर क्या सकते हैं? जब वो पाकिस्तान में आए थे क्या वो टैक्स अदा कर रहे थे जब वजीर बने थे, सर वजीर वो नॉन खजाना बने थे? रेजिडेंट थे। सर मेरी बात सुने ना, नॉन वो नॉन रेजिडेंट सर रेजिडेंट थे। मौज है सर। शब्बर हफीज सुन साहब ले ये मेरी बात। प्रॉब्लम है, आप माने सर ये मेरी बात प्रॉब्लम है। सुने ना, नदीम हमारे मलिक ताकतवर साहब, लोगों हफीज के शेख पास का। 100 रस्ते हैं, सर वो सुनिए यहाँ मेरी से बात, उठ के गलत है दुबई ये, चले आप जाते गलत हैं। बात कर रहे नवाज हैं। शरीफ के बेटे ने भी वहाँ कंपनी बनाई हुई थी, इसलिए वो वहाँ नहीं, रहते आप थे। गलत बात कर रहे हैं। देखिए नदीम साहब, जब हफीज शेख साहब का जो 2020 का रिटर्न है वो मेरी फर्म ने फाइल किया है और उन्होंने सारी वेट डिक्लेयर की है। आप चेक कर लें जाके रिकॉर्ड पे। ये गलतफहमी है, ये जब हमारी वजीर खजाना गलतफहमी है। बने तो वो उस वक्त टैक्स क्यों नहीं थे अदा करते हफीज शेख? अबे भाई वो नॉन रेजिडेंट था। नॉन वो रेजिडेंट नॉन सर, यही रेजिडेंट था तो मैं कह पाकिस्तान रहा हूँ में। सर। आज वो वजारत इसी खत्म हुई तो आज वो फिर पाकिस्तान जहाज पकड़ेंगे, दुबई की टिकट कटवाएंगे और बात खत्म। सर मैं ये कह रहा हूँ, मैं सर चलो मुझसे, चलो वो तो मैं तो पाकिस्तान में सारी जिंदगी रहता रहा हूँ, मुझे आपने कौन सा तमगा दे दिया? मैं हाईएस्ट नहीं टैक्स आपको पेयर का तमगा कार्ड है, लेके आप तो बैठा हूँ यहाँ ना सर। कमाते हैं या टैक्स देते हैं? क्या? आपको निकाला हफीज शेख ने था, मैंने नहीं निकाला, ये इमरान खान ने नहीं निकाला आपको, हफीज शेख ने साथ चलने नहीं दिया। सर वो मैं, आप जो मर्जी कहते रहे, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैंने हफीज शेख की रिटर्न मैंने भरवाई है, मेरी फर्म ने भरी है और मेरा जाती भी हुआ है कि उन्होंने वर्ल्ड एसेट डिक्लेयर किया है। मैं सिर्फ आप चले, हम बिला वजह की बात पे चले गए। मैं आपसे कहना सिर्फ ये चाहता हूँ कि इमरान खान की गवर्नमेंट ने एक गलती सिर्फ ये की थी कि वो IMF में पहले दिन नहीं गए थे, उसके बाद से उन्होंने कोई बड़ी गलती नहीं की है अभी तक। मगर हाँ ये बिल्कुल एग्री मैं करता हूँ इस गलती की भी सजा आज तक हम पा रहे हैं। पहले साल में 600 अरब का टैक्स रेवेन्यू शॉर्टफॉल था, पहले साल में 8 माह के अंदर। सर पहले साल में 8 माह में आपको ये अंदाजा है कि टैक्स का रेवेन्यू कहाँ से कलेक्ट होता है? 58 बिलियन का जब इंपोर्ट आप बिल करेंगे, टैक्स आ जाएगा। नदीम मलिक साहब कोई मेरे साथ बैठता, मैं टैक्स का ब्रेक ले लूं।